तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इतने टॉपिक्स हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का टॉपिक भी हम लोग देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के लिए किस तरह से क्या करना चाहिए, हम ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मींस क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है, फॉल्स। तो फर्स्ट हो गया हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Pseudo first order reaction. What is the meaning of pseudo? Pseudo indicates the false. किसको इंडिकेट करता है? false को। Pseudo first order reaction मतलब क्या? ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअल में हमको क्या दिखाई देगा, मोर देन वन ऑर्डर उसका होगा। क्लियर है? उसका ऑर्डर क्या होगा? मोर देन वन होगा, लेकिन फिर भी उसके ऑर्डर को हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? वन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस in which order will be 1 but its molecularity will be more than 1, that type of the reactions will be described as the pseudo first order reactions. ऐसे reactions जिनका ऑर्डर कितना हो? 1 हो। क्लियर है? लेकिन उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो? मोर देन 1 हो। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में मेंशन कर देता हूं, दोज रिएक्शंस which having order of reaction equals to 1 but their molecularity is greater than 1, their molecularity is greater than 1 is known as pseudo first order reaction. क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाए? 1 हो, लेकिन उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1 हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है? इसमें हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या देखते हैं? इथाइल मिथाइल एसीटेट देखते हैं, CH3CO C2H5 प्लस वेयर अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। क्लियर कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है ये? CH3COOH which is nothing but the acidic acid and ethanol C2H5OH। क्लियर है? CH3CO C2H5 इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल, बराबर है? क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल। आगे फंक्शन ग्रुप कौन सा है? COO। COO क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। तो इथाइल मिथाइल, आगे क्या आ जाएगा? एसीटेट। कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल मिथाइल एसीटेट इसका नेम हो जाएगा। कोई डाउट? तो व्हेन इथाइल मिथाइल एसीटेट अंडरगोस द हाइड्रोलिसिस इट विल प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड द रिमूवल ऑफ इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज मेंशन करनी कि वाटर जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में है। कैसी क्वांटिटी में है? एक्सेस क्वांटिटी में। As we know that while we will write the rate law for the above chemical reaction, we will consider only concentration of the reactant. जब इसका रेट लॉ लिखेंगे इस रिएक्शन का तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही कंसीडर किया जाएगा, बाकी कंसीडर नहीं किया जाएगा। Therefore, रेट लॉ फॉर above reaction, रेट लॉ फॉर above reaction, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे हम लोग। तो जब रेट लॉ लिखेंगे तो R is equal to K into concentration of ethyl methyl acetate क्या हो जाएगा? ये हो गया
इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो गया H2O हो गया। क्लियर है? अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कुछ नहीं पावर यानी कितना पावर है 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं पावर यानी कितना है 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो होना क्या चाहिए, इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन 2 होने के बजाय यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो इस तरह के रिएक्शन को ही इसीलिए क्या बोला गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला गया। क्या रीजन है इसके पीछे, इसका ऑर्डर जो हो रहा है 1 हो रहा है, क्योंकि वाटर जो था यहाँ पे कैसी क्वांटिटी में प्रेजेंट था, एक्सेस क्वांटिटी में, इसलिए उसके कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्लियर है? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। अरे बराबर है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिंस वाटर इज इन एक्सेस क्वांटिटी, वाटर इज इन excess quantity, that's why its concentration will remain constant, will remain, इसलिए इसका concentration क्या रहेगा, constant रहेगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका concentration जब constant है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, R is equal to K dash concentration of CH3 COO C2H5। ये स्पीशीज बची और ये हमारा क्या हो गया फाइनल, अरे बोलो रेट लॉ इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई रेट लॉ इक्वेशन हो गई। क्लियर? वेयर K dash is equal to, जहां पर K dash is equal to किसके इक्वल था, तो K dash is equal to किसके इक्वल हो जाएगा, K into concentration of H2O के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर पावर कितना है 1 है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला गया। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, मोर देन 1 होना चाहिए था, लेकिन मोर देन 1 ना होकर कितना हो गया 1 हो गया। क्यों? कि कोई एक रेडिएटिव स्पीशीज जो कि एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, इसलिए उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एनी डाउट? शुड आई प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक? तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, शुगर केन की एग्जांपल देखते हैं। किसकी एग्जांपल देखते हैं बोलो, शुगर केन की। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो एक एग्जांपल मैंने क्या लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर लिया, सेकंड एग्जांपल जो होगी वो शुगर केन की एग्जांपल होगी। आप इसको देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की बात करते हैं हम लोग। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O मैंने ऐड किया, ये क्या होगा, सुक्रोज हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो सुक्रोज को जब ब्रेक डाउन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, वाटर के, वाटर की क्वांटिटी, वाटर कैसा है, एक्सेस क्वांटिटी में। क्लियर है? तो व्हेन सुक्रोज अंडरगोस द हाइड्रोलिसिस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो मोनोसैकेराइड बनती है, और वो मोनोसैकेराइड क्या होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बराबर? डाइसैकेराइड समझ रहे हैं आप लोग? द sugar unit which is composed of two components like glucose and fructose। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करवाऊंगा इसका, और क्या मिलेगा हम लोगों को, तो इससे ब्रेक डाउन के बाद हम लोग देखते हैं C6H12O6 मिलेगा प्लस C6H12O6 मिल जाएगा। एक क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और एक क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। क्लियर है? इतना बात समझ नहीं बच्चों? अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे वाटर कैसी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक्सेस क्वांटिटी में, तो रेट लॉ फॉर अबव रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, रेट लॉ फॉर अबव रिएक्शन, रेट लॉ फॉर अबव रिएक्शन। समझ में आया? जब इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, क्या है, C12H22O11, क्लियर, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, H2O हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। क्लियर है? तो हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था, हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होने के बजाय कितना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि वाटर यहाँ बहुत एक्सेस क्वांटिटी में है। क्लियर है? जब सुक्रोज का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो रहा होगा उस दौरान इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज होता है, लेकिन वाटर एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से इसके कंसंट्रेशन पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिंस वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सुक्रोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या होगा, हाई होगा।
अरे क्लियर नहीं क्लियर, लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। इसलिए मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे R इज इक्वल टू K डैश इंटू C12H22O11 लिख रहा था मैं बार बार। क्लियर है? और यहाँ पर क्या हो गया? K डैश इज इक्वल टू मेंशन कर दिया मैंने, K इंटू क्या हो गया बोलो? H2O हो गया। अभी आपको बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो C12H22O11 यानी सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज है उसका पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी हायर ऑर्डर होने के बावजूद भी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 1 हुआ। क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ? ये कोई भी एक स्पीशीज एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, जो भी एक्सेस होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? उसके कॉन्सेंट्रेशन में उतना चेंज नहीं हुआ तो रेट भी उसका उतना चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी देखो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसीलिए क्या बोला गया? ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो? 1 हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोगों ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। आगे का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उनकी हाफ लाइफ और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोला जाता है? ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना हो? 0। अब आप बताइए कि ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 0 हो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना हो गया? 0। जब कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू कितना बन जाएगी? 1 बन जाएगी। उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस व्हाट? द रिएक्शन which is independent of the reaction in which rate of reaction is independent on the concentration of reactant। क्लियर है? तो क्या मेंशन करेंगे हम लोग? those reactions in which rate of reaction is independent on concentration of reactant is known as zero order reaction। ये बात समझ में आई आपको? Those reactions in which rate of reaction is independent on concentration of reactant is known as zero order reaction। ये हमने देख लिया। क्लियर है? अब ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर कंसीडर किए जाते हैं? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले जो रिएक्शंस है वो क्या है? बहुत लीस्ट है। ऐसे रिएक्शंस जो स्पेशल कंडीशन में कंडक्ट होंगे। कैसी कंडीशन में? स्पेशल कंडीशन में, कैटलिस्ट वगैरह की मौजूदगी में। वो सब कहां पर आते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। या ऐसी गैसेस जो क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड होती है किसके ऊपर? मेटल सरफेसेस वगैरह के ऊपर, बराबर है? या ऐसी गैसेस जिनका डिसोसिएशन होता है मेटल सरफेसेस के ऊपर। ये सब एग्जांपल्स जो होती है किसमें आती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आती है। क्लियर है? अभी देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं हम लोग। क्लियर? तो एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो H2 जो कि हाइड्रोजन गैस लिया प्लस क्लोरीन गैस ले लिया, ये दोनों कंबाइन होंगे किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना? एनर्जी ऑफ सनलाइट हो गया। तो H2 प्लस Cl2 दोनों कंबाइन हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन होता है? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का फॉर्मेशन करवा दिया करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये एक एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट जो दूसरी एग्जांपल आती है, सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पर आती है, वो सेकंड एग्जांपल कौन सी होगी? तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर जो आती है वो क्या आ गया? डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन
तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बोल सकते हैं हम लोग ऑन गोल्ड सरफेस, गोल्ड के सरफेस पे डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का होना। क्लियर है? थर्ड आ गया, नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन ब्रोमीन, एंड एसीटोन। क्लियर है? रिएक्शन बिटवीन ब्रोमीन एंड एसीटोन, ये एग्जांपल्स में आ गई। फोर्थ एग्जांपल आती है इसकी, एड्सॉर्प्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, ये इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस पर किस तरह से गैसेस जो होती है मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, केस 1, व्हेन प्रेशर इज लो, जब प्रेशर क्या होता है, लो होता है, बराबर, दैट इज, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू क्या है, लो है। क्लियर है? इस कंडीशन में एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और बोल सकते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस के ऊपर। क्लियर है? अब आप कुछ समझिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, अमाउंट ऑफ प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर हमने देखा एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस के ऊपर। इसने तो डिपेंड किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस के ऊपर। तो इसका मतलब अगर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस मेटल सरफेस पे हो रही है अंडर द लो प्रेशर, तो ये कंडीशन जो होगी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होगी। किसकी होगी बोलो? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे क्लियर है? तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, देन इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या फॉलो करेगा बोलो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे क्लियर है? क्या फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन केस 2 अगर हम लोग देखते हैं, केस 2 देखेंगे तो केस 2 में क्या समझ में आता है हमको। केस 2 में हम लोग देखते हैं जब प्रेशर क्या हो जाए, हाई हो जाए, व्हेन प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर क्या हो जाए, हाई हो जाए। अगर प्रेशर हाई हो गया दैट इज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है इस कंडीशन में जो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस होगा, गैस पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। अरे क्लियर नहीं क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और जब डिपेंडेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस के अंदर, जब क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो गैस कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे क्लियर नहीं क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, गैस विल बी स्प्रेडेड, गैस विल बी स्प्रेडेड completely on whole metallic surface। जब पूरी की पूरी गैस जो है पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो चुकी है, कुछ भी नहीं बची है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, जीरो। कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया तो कौन सा काइनेटिक्स फॉलो होगा इस केस में, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे बराबर है, दैट्स व्हाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स विल बी फॉलोड, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस का केस अगर पूछा और प्रेशर लो है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगा, और अगर प्रेशर हाई हो गया तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, फॉलो होता है। ये हमने एग्जांपल्स देख लिया, क्लियर है। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर है, एनी डाउट। आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब ड्राइव करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करना है। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, क्लियर। क्या हो गया, ए गिव्स क्या देता है, प्रोडक्ट। ए गिव्स क्या देता है, प्रोडक्ट। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, स्मॉल है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जीरो, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड, जब टाइम t इज इक्वल टू क्या हुआ है, t सेकंड हुआ, तो प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट बना x क्वांटिटी के अंदर, तो रिएक्टेंट बचा कितना, इनिशियली a था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, x हुआ, तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a माइनस x। ये हम लोगों ने लिख दिया। इतना मेंशन करने के बाद आगे क्या लिखना है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन इज, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन करो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन इज। तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। हमको मालूम है जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लिखा जाता है, क्लियर है। तो मैं क्या मेंशन करूंगा, R इज इक्वल टू, ए क्या है, रिएक्टेंट है ना, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है इसलिए माइनस साइन आई, R इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल कितना हुआ है, x हुआ है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन आएगा, और नहीं लिखे तो भी चलेगा, dx बाय dt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन। आगे मेंशन करेंगे हम लोग रेट लॉ इक्वेशन, क्या लिखेंगे, रेट लॉ इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन, फॉर अबव रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर कितना है, जीरो है। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पहले से अपने को मेंशन किया था, और मैंने बताया था आपको कि रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये एक्सपोनेंट भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने ये मेंशन कर दिया, दो चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, सेकंड इक्वेशन होगी। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। अभी क्या मेंशन करेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के प्लेस में अगर हम लोग देखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी जो वैल्यू है आर की, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस आर के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे तो क्या होता है, किसी भी टर्म का पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितना होती है, वन। अरे क्लियर है। तो यहां पर क्या बचा अपने पास, माइनस डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या था, डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, के। डी टी को उस तरफ मूव कर दीजिए, माइनस डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये जो इक्वेशन आई इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलेंगे ना इसको अपने को। अरे क्लियर है। तो हमने लिखी ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, क्या मेंशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन between the limits a naught and at at time 0
टू टी। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन के अंदर माइनस साइन नहीं आती है, इसलिए माइनस ऑफ बाहर लिख दिया मैंने, डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ गया। क्लियर है? लोअर लिमिट क्या थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की? ए नॉट थी, तो ए नॉट यहाँ पर मेंशन कर दिया। अपर लिमिट क्या थी इसकी? 80 थी, इसलिए 80 मेंशन कर दिया मैंने। इज इक्वल टू क्या लिख दिया? के इंटू डी टी लिख दिया। इसकी लोअर लिमिट क्या थी? 0, और इसकी अपर लिमिट क्या थी? टी थी। अरे क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या आता है? x आता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। अरे क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपने को क्या ऑब्टेन हो जाएगा? a इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया? t मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, समझ आई बात इतना? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अब हम लोग देखते हैं, इसकी लोअर लिमिट क्या थी? a नॉट, और इसकी अपर लिमिट क्या थी? a थी। और ये t को भी अगर आप देखेंगे तो इसकी लोअर लिमिट क्या थी? अपर लिमिट क्या थी? t थी। अभी क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट क्या था? 80 था। अब देखो यहाँ पे बच्चों से मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होगी यहाँ पे? ये माइनस साइन था ना यहाँ पर, तो ये माइनस साइन यहाँ पर ऐसा इसको ब्रैकेट में मेंशन करके बाहर माइनस साइन लगाना क्या है? जरूरी है। क्लियर है? नहीं तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा आपसे। यहाँ पर भी माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया। क्लियर है? जब माइनस साइन मेंशन कर दिया हो तो क्या होता है फॉर्मूला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 80 माइनस a नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी के प्लेस पे t रखेंगे, t माइनस क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया हमने। अब ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस 80 है, माइनस 80 बन जाएगा, माइनस 80, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस a नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? kt मिल जाएगा। एनी डाउट? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। ये प्लस में और ये किसमें? माइनस में। जो वैल्यू प्लस में उसको पहले लिख दीजिए आप। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, kt जहां था वही लिख दिया मैंने, a नॉट को पहले लिख दिया मैंने, a नॉट माइनस क्या लिख दिया? at। दिख रहा है? फिर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस at बराबर बाय क्या हो जाएगा? t को मैंने नीचे मेंशन कर दिया। ये k इज इक्वल टू a नॉट माइनस at बाय क्या हो गया? t हो गया। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ, अरे बोलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने देख लिया। k इज इक्वल टू a नॉट माइनस क्या हो गया? at हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप और क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं a नॉट माइनस at है ना, क्या है बोलो? a नॉट माइनस at, यानी फाइनल कंसंट्रेशन में से, दिख रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा, और उसी रिमेनिंग अमाउंट को हमने क्या बोला था? प्रोडक्ट बोला था। ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग इसीलिए क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? k इज इक्वल टू x बाय क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। क्लियर? तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को? k इंटू t मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इक्वेशन है। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? जहां पर x किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत? तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी? ऑब्टेन होगी आपको। तो आपको जो याद रखना है, ये क्या था? R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट था ना। मालूम क्या पड़ा? रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, और ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन ये रेट कांस्टेंट है जो चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट। तो गेम हो गया ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेट कांस्टेंट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन? के। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन का पावर कितना था? 0 था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर। क्लियर है ना? ये कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट है, यहाँ पर उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सीधा R इज इक्वल टू K लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो? R इज इक्वल टू K। R इज इक्वल टू K यानी रॉकी हो गया, रॉकी स्टार। समझ में आया क्या? ऐसा याद रख सकते हो आप लोग। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन?
यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लिया। अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ देखने के बाद मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का क्या बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। इतना आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग। हाफ लाइफ मतलब क्या, आधी जिंदगी में चला गया दुनिया से? नहीं, ऐसा नहीं है। हाफ लाइफ मतलब क्या, द टाइम इंटरवल इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर हाफ ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। अरे क्लियर है क्या? मैं बताता हूं आपको। द टाइम इंटरवल in which half of reactant has been converted into product, the time interval in which half of the reactant has been converted into product, इसको क्या बोला जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला गया। अब जैसी डेफिनेशन बोली गई उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अरे क्लियर है क्या? क्या बोला, ऐसा टाइम इंटरवल जिसके अंदर हाफ ऑफ रिएक्टेंट क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो यानी T इज इक्वल टू कितना हो गया, T हाफ हो गया। T इज इक्वल टू क्या हो गया, T हाफ। एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो हो गया वो क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया। अरे क्लियर है क्या? सिंस वी नो दैट integrated rate equation of zero order reaction, since integrated rate equation of zero order reaction, integrated equation of zero order reaction क्या होती है? तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, K इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या होता है, T होता है। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए, इसलिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस ए टी के प्लेस में क्या रख देंगे, A नॉट बाय क्या रख देंगे, 2 बाय क्या रख देंगे, टाइम क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा मेरे भाई। टाइम क्या हो जाएगा, बोलो T हाफ। अरे क्लियर है? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जैसा आपने को बचपन में टीचर ने सिखाया था। क्या करेंगे हम लोग, K इज इक्वल टू ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2A नॉट हो जाएगा, तो 2A नॉट माइनस A नॉट बाय क्या आ जाएगा 2, और ये बाय क्या हो गया, T हाफ हो गया। अरे क्लियर है क्या? 2A नॉट माइनस A नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, तो K इज इक्वल टू A नॉट, और ये 2 जो डिनोमिनेटर में था फाइनल नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। T हाफ को इधर लेकर आ जाइए, यहाँ डिवाइड में इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, A नॉट बाय क्या हो गया, 2K हो गया। यहाँ पर आपको हाफ लाइफ मिल गई। क्या मिल गई बोलो, हाफ लाइफ। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? बात यही खत्म नहीं होती है, अभी और देखिए क्या दिखाई देगा आपको, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मालूम ये पड़ा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन will be dependent on the concentration of the reactant। ये मुद्दा है बच्चों, इसी का जस्ट अपोजिट होगा कौन, फर्स्ट ऑर्डर, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? तो आपको इतना याद रखना है, T हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाय क्या हो गया, 2K हो गया, जहां पर आपको मालूम होना चाहिए A नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और K क्या है, रेट कांस्टेंट है। K क्या है बोलो, रेट कांस्टेंट है। तो ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया मैंने। कहां से क्या मालूम पड़ता है, हाँ, above relation indicates that above relation indicates that half life of zero order reaction, half life of zero order reaction depends on initial concentration। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? यहाँ पर मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, किसी को किसी भी तरह का दर्द हो तो मुझे बता सकता है, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने
जा रहे हैं। कोई दिक्कत? तो अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। समझ नहीं बात? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहली ग्राफ देखते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। बचपन में जैसा ड्रॉ करते थे ना हम लोग, वैसा नहीं ड्रॉ करना है कि ये सीधा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी, किसी को कहीं भी ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं। पूरे रूल रेगुलेशन के साथ ड्रॉ होती है। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ होगी रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? रेट लॉ इक्वेशन क्या थी? रेट लॉ इक्वेशन R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट। जो आगे चल के क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट की वैल्यू कितना होगी? 1 होगी। तो मालूम क्या पड़ा? रेट ऑफ रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? इसलिए इसकी ग्राफ कैसी हो जाएगी? अब देखो, ये जो इक्वेशन थी इसको आप कंपेयर कीजिए। यानी जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो इक्वेशन R इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन पर उसको रखकर देखने का, तो R इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा? A नॉट प्लस क्या हो गया? 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? Y इज इक्वल टू M इंटू X प्लस क्या होता है? C होता है। Y एक्सिस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन ले लेना है। इसकी स्लोप कितना हो जाएगी? M हो जाएगी। और A नॉट की वैल्यू कितना हो गई? अरे बोलो x यानी कॉन्सेंट्रेशन x एक्सिस पे आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन y एक्सिस पे आएगा, स्लोप कितना होगी? k। और सुनो, अगर c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, अगर y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो गई तो आपकी ग्राफ जो होगी, यानी जो लाइन होगी वो कहां से ओरिजिन होगी? और अरे बोलो कहां से ओरिजिनेट होगी? ओरिजिन से। कहां से ओरिजिनेट होगी? ओरिजिन से। समझ में आया क्या? तो मन का मौजी नहीं बनना है आपको, समझ नहीं बनती नहीं, आपको पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। y एक्सिस पे क्या लेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने ले लिया, कोई जुर्म किया मैंने? कंसंट्रेशन को कहां पर लेंगे आप? अरे बोलो ना मेरे भाई, एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने। कोई जुर्म किया मैंने? नहीं। इतना समझ में बची नहीं। आगे चलूं मैं, कंसंट्रेशन को यहां पर ले लिया। अब y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए ग्राफ कहां से निकलेगी? बोलो ओरिजिन से। यहां पे लिख दिया मैंने ओरिजिन, ये ओरिजिन से निकल गई। और इसकी स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो k हो गया। अरे समझ में आया? बराबर ना? नहीं, ये इंतहाई रॉन्ग है। ये इंतहाई कि हमारी फाइनल इक्वेशन क्या? R इज इक्वल टू K। मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसा मत कीजिए आप लोग, नहीं तो देखते देखते क्या बन जाएंगे? चूरन बन जाएंगे। समझ में बात नहीं आई? तो इसलिए कैसी लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे? पैरेलल लाइन। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। मालूम क्या पड़ा? अरे बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बोलो कांस्टेंट हो गया। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? इतना समझ गए आप लोग? नेक्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर? कितनी बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो सेकंड ग्राफ हो जाएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज करके डिराइव करना है। क्लियर है? तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ AT फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस क्या हो गया? टाइम हो गया। समझ में बात नहीं? कोई दिक्कत? फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हो गया। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल टू क्या था? बोलो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या था? फाइनल कंसंट्रेशन बाय क्या था? टाइम t था। क्लियर है? अब t को इधर मूव कर दीजिए आप, तो K इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है? A नॉट माइनस क्या हो जाएगा? बोलो AT हो जाएगा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत है? AT को इधर लेकर आऊंगा, यहाँ माइनस में था, इस तरफ आगे किस में हो जाएगा? प्लस में। और KT यहाँ प्लस में था, उस तरफ जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। A नॉट माइनस KT हो गया। समझा क्या? इसको दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, मतलब AT जैसा वैसे लिखूंगा, माइनस KT को यहाँ लिख दूंगा मैं, माइनस K इंटू टी। और ये A नॉट प्लस में था इसलिए प्लस A नॉट लिख दिया मैंने। ये समझ में आई? इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई किया मैंने? इक्वेशन को किस तरह से मॉडिफाई किया समझ में आया? एनी डाउट, कोई ऑब्जेक्शन? अब हम लोग देखते हैं ये AT किसके y एक्सिस पे आ जाएगा,
और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स हो गया, प्लस क्या हो गया c हो गया, तो स्लोप की वैल्यू माइनस में आई, बराबर है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम लेना है, और y इंटरसेक्ट की वैल्यू कितना है, a नॉट है। समझ में आया? इसका मतलब ग्राफ जो होगी वो डिक्लाइनिंग होगी। कैसी ग्राफ होगी, डिक्लाइनिंग। जब डिक्लाइनिंग ग्राफ हो जाएगी तो ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, आपका फाइनल कंसंट्रेशन 80 ले लिया, ये फाइनल कंसंट्रेशन 80 हो गया, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या ले लूंगा मैं, टाइम t ले लूंगा। ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। ग्राफ जो है कैसी है, डिक्लाइनिंग है। क्यों, ये स्लोप की वैल्यू किसमें आई है, बोलो माइनस में। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो माइनस, ये बीच में जो c की वैल्यू मिल गई, c इज इक्वल टू कितना मिल गया, बोलो a नॉट। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड ग्राफ देखते हैं, हाफ लाइफ। थर्ड ग्राफ इसे देखेंगे हम लोग, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की ग्राफ देखने जा रहे हैं हम लोग। तो जब हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हाफ लाइफ की केस में ग्राफ क्या हो जाएगी, बराबर है। तो हाफ लाइफ में हम लोग देखते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट वर्सेस क्या हो गया, टाइम हो गया, टी हाफ हो गया। समझ में ये बात, ये ले लिया हम लोगों ने। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय क्या था, 2k था, क्या था बोलो 2k। इतना बात समझ में कि नहीं? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय क्या हो गया, 2k हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मूव करो इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, 2 इंटू टी हाफ 2k इंटू क्या हो जाएगा बोलो, टी हाफ, प्लस क्या हो गया, अरे बोलो 0 हो गया, प्लस कुछ नहीं था। अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, c हो गया। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ जाएगा, स्लोप कितना हो गया, k होगी, टाइम कितना हो गया, t हाफ हो गया, x एक्सिस पे t हाफ आ जाएगा, और ग्राफ कहाँ से ओरिजिन होगी, ओरिजिन से ओरिजिनेट होगी, बराबर। क्यों, y इंटरसेक्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया, बराबर है, और टाइम टी हाफ को कहाँ पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ग्राफ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से। इसकी स्लोप की वैल्यू कितना है, k है। इसे क्या मालूम पड़ता है, टी हाफ का रिलेशन जो है कंसंट्रेशन के साथ कैसा है, डायरेक्ट है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या करती है, अपने जज्बात एहसासात को, पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर हमने अंतिम संस्कार कर दिया, किसका बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रेटिफिकेशन ऑफ जीरो डायरेक्शन देखा, हाफ लाइफ देखा, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, फिर से मैं बोल देता हूँ आपको। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द concentration of the reactant। दूसरी बात, हाफ लाइफ ऑफ जीरो रिएक्शन डिपेंड ऑन द concentration ऑफ रिएक्टेंट। तीसरी बात ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। चौथी बात ये बताना है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जितनी बातें मैंने बोला ये सब क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो अगर आपको पूछ लिया कि व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए टाइम क्या रिक्वायर्ड होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्लियर है? तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अपने को मालूम है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भाई, k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय क्या हो गया, टाइम t हो गया। t को इधर मूव कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। इधर क्या बचा, a नॉट माइनस क्या हो गया, at। अब कॉमन सेंस लगाओ भैया, कॉमन सेंस, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है। अगर बोल दिया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, समझ में नहीं, तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, आफ्टर टाइम t the concentration of the reactant will become zero. It means what, the whole amount of the reactant has been converted into the product, पूरा का पूरा reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए टाइम t के बाद
जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे फॉर्म में, गोल्डन वर्ड्स में लिख देता हूँ, बराबर है। एट द टाइम ऑफ completion of reaction, concentration of reactant becomes 0. That is म्हणजे काय बता देता हूं आपको, final concentration will becomes 0. Therefore Kt is equal to, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A0। हमने क्या बोला था, कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन के लिए, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, A0 बाय K हो गया। यही मांगता था अपने को, और यही मैंने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। इतना बात समझ में आई क्या, कोई डिविजन कोई ऑब्जेक्शन, इतना बात समझ में आई, ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे क्लियर है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो आप खुद सोचिए, रेट लॉ इक्वेशन में R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन का पावर कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, डिपेंडेंट हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, उसको क्या बोला जाएगा, अरे बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर कि नहीं क्लियर है। द reaction in which rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा। क्लियर कि नहीं, क्यों, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, अरे बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अरे क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट एग्जांपल आ गई आपकी 2N2O5। 2N2O5, ये 2N2O5 क्या देगा, तो 2N2O5 क्या देता है, 4NO2 देता है। क्लियर है, प्लस क्या निकल जाता है, O2 निकल जाता है। कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड हो गया NH4 NO2, कहीं तो देखा था हम लोगों ने इसको, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था। अरे क्लियर है क्या, चलो बताओ जल्दी से, वेरी फास्ट या मॉडरेट, कौन सा रिएक्शन था, दिमाग में क्लिक करो अपने, मैं नहीं बताऊंगा, समझ में। आगे चलते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, N2 प्लस क्या निकल जाएगा, अरे बोलो H2O, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स 2H2O, थर्ड हो गया आपका, बराबर है एसिडिक एसिड। क्लियर है, तो CH3 COO C2H5, इथाइल मिथाइल एसीटेट हो गया, प्लस क्या हो गया, H2O हो गया, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 COOH प्लस क्या हो गया, C2H5OH। आज ही बताया था मैंने आपको, कहाँ पर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अरे क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग, 2Cl2O7 देखते हैं हम लोग। क्लियर है, तो 2Cl2O7 जब रिएक्ट करेगा तो Cl2O7 रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करवा देगा, तो Cl2O7 रिएक्ट करके 2Cl2 बना देगा, बराबर है 2Cl2 प्लस क्या निकल जाएगा, 7O2 निकल जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं।
एक और बता देता हूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगा 2H2O2, 2H2O2 देख करके क्या बनाता है, 2H2O प्लस क्या बनाता है, O2 बनाता है। इतने रिएक्शंस हो गए बच्चों, किसके हो गए बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। इसमें से कोई भी दिख गया आप एग्जाम में छोड़ना मत, फौरन पकड़ के बोलना यू आर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात ही नहीं। आगे चलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है कैसे इसका डेरिवेशन करना है, देखो ध्यान से। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये परिवचन पूरे चैप्टर में चलेगा। हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या, ऐसा रिएक्शन जो होता ही नहीं है, हमने खुद बना लिया अपने कन्वीनियंस के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए गिव्स क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। अरे बोलो ना मेरे भाई, at time t is equal to 0 the concentration of A was 8 but the concentration of product was 0. Why? Because reaction not started yet. reaction start नहीं हुआ तो reactant product में कैसे कन्वर्ट होगा। आगे चलते हैं, at time t is equal to t second x amount of the product is formed, that's why the remaining amount of the reactant is A minus x। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस rate of reaction for above reaction is, क्लियर है क्या हो रहा है, R is equal to, ये रिएक्टेंट है तो क्या आएगा माइनस D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू, कोई दिक्कत कंडीशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dx बाय dt लिख सकते हो। अरे बोलो ना भाई, बोल दो ना, समझ में आया क्या, या आप dp बाय dt भी लिख सकते हो, p म्हणजे काय प्रोडक्ट। चले आगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर कितना हो गई 1। आगे रेट लॉ इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन, अरे क्लियर है, इज तो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और A का पावर यहाँ पर कितना रहेगा बच्चों 1। अरे क्लियर है क्या, इसीलिए तो क्या बोला इसको, अरे बोलो ना, ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या मेंशन करेंगे बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो r के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी, तो क्या लिख दूंगा बोलो, माइनस डी ए बाय क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं लिखा तो भी 1 है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, एनी डिफिकल्टी। तो r इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के प्लेस पे r के प्लेस में मैंने क्या लिखा, माइनस डी ए बाय डी टी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अरे क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इंटीग्रेट करने से पहले इक्वेशन को मॉडिफाई करना जरूरी है। क्या करेंगे, ये a जो यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ आएगा डिवाइड में, और जो dt यहाँ डिवाइड में था उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू क्या हो जाएगा बोलो, dt हो जाएगा। क्लियर है, माइनस d A बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू k इंटू dt। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। अरे क्लियर है, हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स A naught initial concentration and AT final concentration at time T and 0। अरे बराबर है, बराबर है, कोई दिक्कत। या आप लिख सकते हैं 0 एंड T, इनिशियल टाइम क्या था 0 जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, और फाइनल टाइम कितना था T, इसके अकॉर्डिंग चला मैं। समझ में आया, चला कहाँ चला, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में ड्राइव करने चला। समझ में आया कि नहीं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 एंड T, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। तो अब क्या बचा है, सिर्फ इंटीग्रेट करना बचा हुआ है। क्लियर है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मालूम है इंटीग्रेशन साइन के अंदर माइनस साइन नहीं आता है, इसलिए बाहर लिख दिया मैंने। देखो लिखने का पैटर्न मेरा कैसा है, 1 बाय a विद रिस्पेक्ट टू a,
कोई जुर्म कर दिया मैंने, जो डी ए बाई ए लिखा था, डी को मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया, 1 बाई ए लिख दिया, वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अरे बोलो, इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए आप। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है बोलो ना भाई, ए नॉट, यहाँ पे अपर लिमिट कितना है 80, यहाँ पे लोअर लिमिट 0, यहाँ अपर लिमिट टी, समझा क्या? कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है, log x होता है, ln x नेचुरल लॉग लिख दिया मैंने। अरे क्लियर है क्या? दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ क्या, अरे बोलो dx क्या होता है, x होता है, अरे क्लियर है क्या? वो लिख दिया मैंने। तो dt का इंटीग्रेशन d आ जाएगा और 1 बाय a का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बोलो, ln a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ln a, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर आगे की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, समझ में बच्चे नहीं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ln जो कि नेचुरल लॉग है a, इसकी लोअर लिमिट क्या थी a नॉट और इसकी अपर लिमिट क्या थी 80, समझ में आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू टी, इसकी लोअर लिमिट 0, इसकी अपर लिमिट कितना है t है। अरे क्लियर है? अब अपर लिमिट माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट, देख लो, नजर हटी दुर्घटना घटी, फिर शहादत के मकाम तक पहुंच जाएंगे आप लोग। अब बार बार इसको ड्राइव करते रह जाएंगे एग्जाम में। क्या हो गया, गेम हो गया भैया, गेम। क्या, ये माइनस साइन था, इसको हमने यहाँ पर लिखा लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए मैंने रेड मार्कर से मार्क कर दिया ताकि ये माइनस साइन आपको दूर से चमकता हुआ दिखाई दे। अरे समझ में आया क्या? इसको भूलना नहीं है। आगे चलो मैं, तो आगे चलूंगा, माइनस साइन फिर से लिखूंगा मैं, तो माइनस साइन फिर से लगा दिया मैंने और क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखूंगा मैं, ln, और अंदर क्या लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर ln लिख दिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बोलो, 80 माइनस क्या आ जाएगा बोलो, a नॉट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, k इंटू अपर लिमिट क्या हो जाएगा t, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा t माइनस 0 क्या आएगा t आएगा, तो k इंटू टी मिल गया, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना मेरे भाई, समझ में आया क्या? अब ln को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब ln को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, अरे बोलो माइनस ऑफ ln 80, माइनस ऑफ ln 80 माइनस ln क्या हो जाएगा, a नॉट, बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया क्या? अब क्या करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln 80, माइनस ऑफ ln 80, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ऑफ ln क्या हो जाएगा बोलो, a नॉट। इतना बात समझ में कि नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, k इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, k इंटू क्या हो जाएगा, t। तो आपको क्या मिल गया, माइनस ऑफ ln 80 प्लस ln a नॉट इज इक्वल टू क्या मिल गया, kt मिल गया। इतना बात समझ में कि नहीं? अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है बच्चों, समझ में बच्चे नहीं, ये बहुत ढांसू इक्वेशन है। देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज जो है मल्टीपर्पज के लिए हो सकता है। ln a नॉट जो प्लस में था इसलिए पहले लिख दिया, माइनस ln 80, ये माइनस में था इसलिए बाद में लिखा मैंने, इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू टी हो गया। क्लियर है? अब मैं इसको बंद करता हूँ, ये मैंने पैक कर दिया, अरे क्लियर है? और इसको मैं मेंशन कर दूंगा क्या, इक्वेशन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्लियर है क्या? ये इक्वेशन के बहुत सारे यूजेस हैं। क्या है बहुत सारे यूजेस? अभी हमको इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव करना है, इसलिए मैं इंटीग्रेटेड की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसी का यूज करके हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, अरे बोलो क्या कर सकते हैं, रेट इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ln a नॉट माइनस का लिख दिया, ln 80 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, kt हो गया। सिंस हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, सिंस log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a बाय b होता है कि नहीं होता भैया? अरे बोलो, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाय b हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिख देंगे, ln, बोलो ना भाई, a नॉट बाय क्या हो जाएगा बोलो, 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। समझ में आई बात कि आंसर चला गया, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ गए आप लोग? चलूं आगे में,
तो ln a नॉट बाय 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, kT हो गया। ln हटता है कभी भी तो क्या आता है 2.303 log ऑफ बेस 10 आता है। अरे बराबर है कि बराबर है? तो इसीलिए क्या हो जाएगा k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ बेस 10 क्या हो जाएगा a नॉट बाय क्या हो जाएगा बोलो 80। k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ बेस 10 a नॉट बाय क्या हो गया बोलो 80 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को फाइनल इक्वेशन मिल गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये होगी अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख लीजिए आप, कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए मुझे। कैसे किया एक मतलब इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट लॉ इक्वेशन लिखा, दोनों को इक्वेट किया, फिर मैंने ए को वहां से यहाँ लाया और डी को उस तरफ मूव कर दिया, फिर लिमिट्स अप्लाई कर दिया, फिर क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर माइनस साइन मैंने लगाया, यहाँ पर भी माइनस साइन लगाया। अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो ln 80 माइनस क्या हो गया, a नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया k इंटू टी हो गया। फिर क्या हो गया माइनस ln 80 माइनस क्या हो गया ln a नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया kt हो गया। अब माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ln 80 प्लस क्या हो गया ln a नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया kt हो जाएगा। तो ln 80 प्लस में था इसलिए उसको पहले लिख दिया, ln 80 ये माइनस में था इसलिए इसको बाद में लिखा, इज इक्वल टू क्या हो गया kt हो गया। और हमारी इक्वेशन फाइनली इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गई। क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ बेस 10। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, तो ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए था, और एटी का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए माइनस एक्स था। तो इसलिए और क्या लिख सकते हैं, ए बाय क्या लिख सकते हैं बोलो, ए माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। ये भी हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गई, किसके लिए बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ऊपर भी कॉन्संट्रेशन नीचे भी कॉन्संट्रेशन, तो कॉन्संट्रेशन से कॉन्संट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसकी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं। तो बचा क्या, के का रिलेशन के साथ कैसा है, इनवर्स। इसीलिए मैंने आपको जब यूनिट बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, रेट कांस्टेंट की यूनिट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या बताया था, पर टाइम बताया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइम। अरे बराबर की बराबर, यानी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मतलब यूनिट के टर्म में बता रहा हूं मैं। वैसे तो के किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर, लेकिन यूनिट के टर्म में बात करता हूं तो के का इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो यूनिट आता है वो क्या आता है, पर टाइम आता है। क्या आता है बच्चों, पर टाइम। ये मैंने इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव कर दिया, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ में नहीं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर पूछ लिया आपसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहीं से बता देना है आपको, k इज इक्वल टू 2.303 t2 माइनस t1 log ऑफ बेस 10 a1 माइनस x1 बाय a2 माइनस x2। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको याद रखना है, जहां पर x1 और x2 क्या हो गया, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एट द इंटरवल ऑफ टाइम t1 t2। समझ में आया? यानी जो प्रोडक्ट बना x1 x2 बराबर है वो कितने टाइम में बना, t1 t2। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ये क्या होना चाहिए आपको, बाय हार्ट होना चाहिए। समझ में बच्चे नहीं? आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे आता है विलहेल्मी इक्वेशन। क्या आता है, विलहेल्मी इक्वेशन। क्लियर है? विलहेल्मी इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, समझ में नहीं, विलहेल्मी इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी बराबर है, वो वैल्यू क्या आई थी, ln a नॉट माइनस ln a t बराबर है इज इक्वल टू क्या था, kt था। तो ln सिंस ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू क्या था, kt था। इतना बात समझ में आ रही है? तो ln a नॉट माइनस ln a t इज इक्वल टू क्या हो गया, kt हो गया। इतनी बात समझ में आई?
कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? पक्का समझ में आया कि आंसर गया? इतनी बात समझ में आई? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो बाहर कौन सी साइन लगी हुई थी, माइनस साइन लगी हुई थी, क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो जब हम लोग कैसे फॉर्म लेंगे, लॉग ए बाई बी के फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एल एन ए टी बाई क्या हो जाएगा, ए नॉट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के टी। क्लियर है? तो बाहर माइनस साइन लगी हुई थी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एल एन ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे बोलो, के इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसको कैसे फॉर्म लिखेंगे हम लोग, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो भाई। अच्छा, आपने अगर इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो इस तरफ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, माइनस से, माइनस के टी से लगा प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस के टी आ जाएगा। तो एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट हो गया। लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल एन ए टी बाई क्या हो जाएगी बोलो, ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस के टी हो जाएगी। क्लियर है? ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या लिख लेंगे, एंटी लॉग। तो ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग ले लेंगे तो इस तरफ क्या बचेगा, ए टी बाय ए नॉट, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस के टी हो जाएगा। ए टी को हम लोग यही रखने देंगे, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू माइनस क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, विलहेल्मी इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, विलहेल्मी इक्वेशन। ये इक्वेशन ही आपकी क्या कहलाती है, विलहेल्मी इक्वेशन कहलाती है। कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? ये टॉपिक हमने कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, बराबर है, कहाँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन में जाना है। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो क्या मालूम पड़ता है हम लोगों को, हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम इंटरवल इन विच half of the reactant has been converted into the product. Clear है? The time interval in which half of reactant has been converted into product. That is 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 2 एट टाइम टी इज इक्वल टू कहाँ पर, टी हाफ पर। कोई दिक्कत? सिंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट बाय क्या होती है बच्चों, 80 होती है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 2.303 बाय टी हाफ हो गया। क्लियर है? लॉग ऑफ बेस 10 ए नॉट जैसा था वैसी रहेगा, 80 की प्लेस पे वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, ए नॉट बाय 2 रखेंगे। तो ए नॉट बाय 2 रख दिया हमने, 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ए नॉट से ए नॉट का इनकाउंटर हो गया। इतना समझ में आया क्या? बचा क्या आपके पास? तो टी हाफ को इस तरफ लेकर आ जाइए, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ बेस 10। क्लियर है? लॉग बेस 10 यहाँ पर लिख दिया, लॉग बेस 10 किसका लॉग देखना है, 2 का।
क्लियर है? देयरफॉर क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय क्या हो गया के, और लॉग 2 की वैल्यू कितना होती है 0.3010। समझिए बच्चे नहीं, इसको यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.693 बाय कितना आ जाएगा के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो केस किसमें जीरो ऑर्डर में दिखाई देता है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होगा। क्लियर है? उसका रेट जो था कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट थी। यहाँ पर उल्टा हुआ, इसका रेट जो था फर्स्ट ऑर्डर का वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट था, लेकिन उसकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? तो नोट क्या मेंशन करेंगे, नोट क्या मेंशन करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन half life of first order reaction is independent on concentration of reactant concentration of reactant के ऊपर क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर मेंशन कर दिया। अरे क्लियर है? कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन है? समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब आपको पूछ लिया अगर आपको कि व्हाट विल बी द 3/4 क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपको ऐसा कि व्हाट विल बी द T3/4, जैसे यहाँ पे पूछा था हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पूछ लिया व्हाट विल बी द 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा अगर आपको ऐसा पूछ लिया। समझ में नहीं बात की नहीं आ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? अरे बोलो सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? कोई टेंशन कोई ऑब्जेक्शन? कैसे सॉल्व होगा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसके बाद, ठीक है? इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या बोला, व्हाट विल बी द T3/4 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा बोल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे? x इज इक्वल टू T3/4 बोल दिया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3a/4 हो गया। क्लियर है? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a/4। अगर x इज इक्वल टू 3a/4 हो गया देन a माइनस x निकालने बोल दिया, तो a माइनस x कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो a माइनस x यहाँ पर फाइंड आउट करके बताते हैं, a माइनस x। क्लियर है? तो a माइनस x जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, a माइनस x की जगह पे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो ये 3a/4 लिखेंगे हम लोग, 3a/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4a माइनस 3a बाय कितना हो गया 4 हो गया, तो 4a माइनस 3a/4 कितना आ गया a/4 आ गया। कितना आ गया a/4। किसकी वैल्यू मिल गई हम लोगों को, a माइनस x की वैल्यू मिल गई। क्लियर है? किसकी वैल्यू मिल गई, a माइनस x। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बराबर है? तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाय क्या हो जाएगा T3/4 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और या जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं पहले, k इज इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ बेस 10 बराबर a नॉट कंसंट्रेशन था इनिशियल, तो उसकी जगह पे क्या लिखूंगा a बराबर है, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस x हो जाएगा। a माइनस x की वैल्यू कितना है a/4 आई, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय T3/4 log ऑफ बेस 10 a बाय क्या हो गया a/4, 4 का चलेगा ऊपर चलेगा, a से कैंसिल, k इज इक्वल टू 2.303 बाय T3/4 क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा, log बेस 10 4 हो जाएगा। क्लियर है? log बेस 10 4 हो जाएगा। अब आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, तो log बेस 10 4 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, log बेस 10 4 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 यानी T3/4 को मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, तो T3/4 इस तरफ आ गया, 2.303 बाय क्या हो जाएगा k, आगे log बेस 10 4 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे log ऑफ बेस 10 2 लिख देंगे, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। log a रेज़ टू b क्या होता है, log a रेज़ टू b क्या होता है,
तो log a रेज़ टू b की वैल्यू क्या होती है, b log a होती है। क्या होती है, b log a। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दूंगा मैं t 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय k, और क्या हो जाएगा 2 log बेस 10 k हो जाएगा, 2 log बेस 10 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अब आपको मालूम है कि t 3/4 तो मैं ऐसे रहने देता हूँ और 2 को मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 बाय k हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ बेस 10 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू होगी, टी हाफ की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। क्लियर है, तो टी 3/4 जो है वो क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ किसका हो जाएगा बोलो, टी हाफ हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या, तो ये आपको मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया कि टी 3/4 इज द हाफ ऑफ क्या हो गया बोलो, टी हाफ हो गया। क्लियर ही क्लियर है। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए गए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ हम लोग करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। क्लियर है, तो सबसे फर्स्ट ग्राफ जो ड्रॉ की जाएगी, सबसे फर्स्ट ग्राफ जो ड्रॉ की जाएगी वो क्या होगी, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन होगी, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। सबसे फर्स्ट ग्राफ जो ड्रॉ की जाएगी वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन होगी। हम लोग जानते हैं सिंस R इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, तो अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो Y इज इक्वल टू M इनटू X प्लस क्या हो गया C हो गया। क्लियर है, तो यहाँ y एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगी प्लस के हो जाएगी, x एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ जाएगा और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा, y एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्लियर है, और ग्राफ कहां से निकलेगी, ओरिजिन से निकलेगी, और स्लोप कितना हो जाएगी, m इज इक्वल टू k हो जाएगी। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। सेकंड ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने जाते हैं तो सेकंड ग्राफ जो होता है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें कंपेयर किया जाएगा किसको, फाइनल कंसंट्रेशन जो होता है, फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, बराबर है। क्लियर है, फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। क्लियर है, तो फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ड्रॉ किया गया तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी k इज इक्वल टू 2.303 बाय t थी, log ऑफ बेस 10, बराबर है। क्लियर है, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय t हो गया। आगे चलते हैं हम लोगों को, तो क्या मिल जाएगा बोलो, log ऑफ बेस 10 मिल गया, क्या हो जाता है बोलो a0 बाय क्या होता है बोलो 80 होता है। समझ में नहीं, कोई दिक्कत, के टी को इस तरह मूव कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा के टी बाय क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, तो क्या हो जाएगा log a0, log बेस 10 a0 माइनस log बेस 10 80 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये वैल्यू किसमें है, माइनस में, इस तरफ लेकर आ जाइए तो प्लस में हो जाएगी, तो log ऑफ क्या हो जाएगा 80, log बेस 10 80 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसमें है, प्लस में है, तो उस तरफ जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस, तो माइनस ऑफ k बाय 2.303 लिख दिया मैंने, बराबर है, इनटू क्या था t था, तो इनटू t लिख दिया, प्लस log बेस 10 a0 यहाँ पर लिख दिया मैंने, log बेस 10 a0। ये जो आपको इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन की बेसिस पे क्या कर सकते हैं आप, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर ही नहीं क्लियर है, तो इसके बेसिस पे जब आप ग्राफ को ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 80 हो गया, y एक्सिस पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इज इक्वल टू, ये आपकी स्लोप होगी, तो आपको मालूम पड़ गया स्लोप की वैल्यू माइनस में है, इसलिए ग्राफ क्या होगी, डिक्लाइनिंग होगी। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, टाइम को लेना है, और सी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी, अरे बोलो log बेस 10 a0 होगी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है। आपको एग्जाम में पूछेगा, किसी की भी वैल्यू पूछेगा एग्जाम में, आपको खास तौर से स्लोप पूछता है, इस केस में स्लोप कितना हुई, अरे बोलो m इज इक्वल टू k हो गई, इस केस में स्लोप कितना होगी अपनी, माइनस k बाय 2.303 होगी। अब इसकी ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी ग्राफ आपको इस तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये हो गया। y एक्सिस पे क्या लेना है आपको, log बेस 10, तो log बेस 10 80 ले लिया मैंने, बराबर है, ये कहां पर ले लिया बोलो, y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका
टाइम आ जाएगा, ग्राफ कैसी हो जाएगी बोलो, डिक्लाइनिंग हो जाएगी। ये डिक्लाइनिंग मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303, ये वैल्यू होगी इसकी, किसकी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ स्लोप। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर क्या पूछता है, मैंने बताया आपको, स्लोप ही पूछता है, इसलिए आप क्या करो, मेहरबानी करके इसको याद रखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट हो गया आपकी थर्ड ग्राफ, थर्ड हो जाएगी कौन सी, हाफ लाइफ। क्लियर है, हाफ लाइफ की बात करेंगे हम लोग, टी हाफ, टी हाफ की बात की जाती है। तो हाफ लाइफ की जब बात की जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन देखा जाता है, बराबर है, हाफ लाइफ वर्सेस क्या देखा जाता है बोलो, कंसंट्रेशन देखा जाता है। क्लियर की नहीं क्लियर है। तो हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। हम लोग जानते हैं सिंस टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाय क्या होता है, के होता है। मालूम है पड़ा कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना होने की वजह से इसकी जब ग्राफ ड्रॉ की जाएगी तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी हाफ, और यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। टी हाफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी ग्राफ आ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और लास्ट में बची आपकी विल-हेल्मी इक्वेशन, लास्ट में क्या बचेगी आपकी, विल-हेल्मी इक्वेशन। तो विल-हेल्मी इक्वेशन की भी ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं। फोर्थ विल-हेल्मी, क्या थी विल-हेल्मी इक्वेशन आपकी, तो विल-हेल्मी इक्वेशन थी आपकी AT इज इक्वल टू A नॉट ई रेज टू माइनस KT। क्लियर है। तो ये ग्राफ आपको किसके जैसा दिखाई दे रही है, इक्वेशन किसके जैसा दिखाई दे रही है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा, बराबर स्लोप क्या होगी इसकी, ई रेज टू माइनस KT हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, ई रेज टू माइनस KT। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम, प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो इसकी जो ग्राफ आपको ऑब्टेंड होगी वो कैसी ग्राफ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगी। कैसी ग्राफ होगी, एक्सपोनेंशियल। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब ड्रॉ की जाती है तो इसकी ग्राफ कैसी मिलती है हम लोगों को, यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया फाइनल, और यहाँ पर क्या हो गया बोलो, टाइम हो गया। ये ग्राफ ऐसी डिक्लाइनिंग मिलती है आपको, क्यों, e रेज़ टू माइनस KT था। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या होता है हमारा, खत्म होता है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कोई भी ऑर्डर ऑफ एक्शन दे दिया गया तो उसके लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करनी है, कोई भी ऑर्डर दे दिया गया तो उसके लिए हाफ लाइफ कैसे डिटरमाइन करनी है, कोई भी ऑर्डर दे दिया गया तो टाइम ऑफ कंप्लीशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट जेडब्ल्यू और सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, नीट और जेडब्ल्यू की रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला सबसे फर्स्ट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ टाइम रिलेटेड विथ टी हाफ। या आपको डायरेक्टली रेक्टिफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम रेक्टिफाई होना चाहिए आपको। जैसे हमने 3/4 का भी देखा था, है ना, उसको क्या बोलेंगे, 3/4 है तो t 75% हो गया। ये कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स ऑफ t हाफ होता है। तो फर्स्ट रिलेशन t 75% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 83.5%, सेकेंड हो जाएगा आपका 93.75%, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 96.87%, और नेक्स्ट हो जाएगा 99.9%। ये सब रिलेशंस आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, ये सब रिलेशंस क्या कर लेना है आपको, डायरेक्टली याद कर लेना है। क्लियर है। t 75% कितना था, 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, 83.5% कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ t हाफ हो जाएगा।
ये 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा, और 99.9% कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, हाँ 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये आपको फुल्ली रेक्टिफाइड होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड आता है टू डिटरमाइन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, to determine the fraction of nth times, to determine the fraction of nth times। क्लियर है। तो टू डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ nth टाइम्स देखते हैं अगर हम लोग, तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो इस केस में देखते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी t इज इक्वल टू, क्या हो जाता है फॉर्मूला, t इज इक्वल टू, t nth मालूम करना है आपको, तो t nth इज इक्वल टू 2.303 by k log of base 10 n by n minus 1। ये रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिलेशन आता है आपका टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ reactant reduced by n in an interval of t। इस केस में फॉर्मूला हो जाता है आपका t इज इक्वल टू 2.303 by k log of base 10 n। ये फॉर्मूला हो जाता है कि अगर रिएक्टेंट जो है वो nth टाइम से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है। तो उसको फाइंड आउट करने का क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाया करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पूरी बात क्या हो चुकी है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पूरी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इक्वेशन देखेंगे किसी भी nth ऑर्डर के लिए। क्लियर है। nth ऑर्डर के लिए देखकर उसको क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर काइनेटिक्स। nth ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई भी nth ऑर्डर दे दिया जाए, मोर देन वन से ज्यादा। क्लियर है। तो उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करनी है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है। तो kn जो भी n ऑर्डर दे दिया गया, क्लियर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, मोर देन वन होना चाहिए बस। क्या हो जाएगा, 1 by n minus 1 इनसाइड द ब्रैकेट 1 by, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, a minus x था ना। क्लियर है। इतना बात समझ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन। n minus 1 kn is equal to 1 by kn is equal to 1 by n minus 1 1 by a minus x। इसका पावर क्या बनाना है आपको, n minus 1, ये इसका पावर होगा। क्लियर है। माइनस ऑफ, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 by a, और इस 1 by a का पावर भी कितना हो जाएगा, n minus 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया। बस शर्त क्या है कि n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू ज्यादा है कि 1 नहीं होना चाहिए, यानी मोर देन 1 कोई भी काइनेटिक्स दे दिया उसके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है। तो अभी हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। क्लियर है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लियर है। दैट इज n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k2 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर है। तो k2 इज इक्वल टू 1 by n minus 1 2 minus 1 बराबर इंटू 1 by a minus x का पावर कितना हो जाएगा, 2 minus 1 हो जाएगा।
माइनस 1 बाय ए का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, 1 बाय ए माइनस एक्स, 2 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 1, तो ए माइनस एक्स मिल गया, माइनस ऑफ 1 बाय क्या मिल गया, ए मिल गया। क्लियर है? अब इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस एक्स है ना, तो ए माइनस यानी फाइनल कॉन्संट्रेशन था AT, जिसको हम लोग बोलते थे, माइनस क्या हो गया 1 बाय ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए नॉट। इस तरह से क्या मिल जाएगी आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये दोनों इक्वेशन करती है, बोलो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ, अरे बोल दो इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये होगी इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा मैं, तो अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाएगी। क्लियर है? या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए देख लेते हैं हम लोग। आफ्टर दैट क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स लिखते हैं। तो अभी आपको मालूम पड़ गया थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो सीधा मैं लिख दूंगा यहाँ पे। क्लियर है? अब मैं सीधा फाइनल इक्वेशन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, K3 इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 बाय 2, इनसाइड द ब्रैकेट 1 बाय ए माइनस एक्स है, उसका पावर कितना है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 1 बाय ए माइनस 1 था, बराबर है, तो a रेज टू क्या था n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल हो गई। शर्त क्या है, अरे बोलो, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने। क्लियर है? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेता हूँ मैं। क्लियर है? तो पहले हाफ लाइफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। हाफ लाइफ बताने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिटरमाइन कर लेंगे किसके लिए, बोलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, और फिर उसके बाद आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर या मल्टीपल ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ कैसे डिटरमाइन करना है, उसकी जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट आ गया, अगर आपको बोल दिया हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर काइनेटिक्स मालूम करो, यानी हायर ऑर्डर्स के लिए हाफ लाइफ मालूम करने के लिए बोल दिया, तो उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है? तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, क्लियर है? तो T 1 बाय nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय n माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाय क्या हो जाएगा, a रेज टू क्या है पावर n माइनस 1 है। क्लियर है? ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। ये जनरल एक्सप्रेशन कोई भी काइनेटिक्स दे दे आपको, और शर्त क्या है इसके लिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर की नहीं क्लियर है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए शर्त है। तो आगे चलते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, फॉर सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। फॉर सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, t दिख रहा है आपको, तो 1 बाय n t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने। आगे क्या चलेंगे, 2 रेज टू n माइनस 1, तो 2 रेज टू 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ 1 बाय क्या हो गया, a रेज टू 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है। t हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो अंदर बचा गया ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2 बचा, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, बाय a का पावर 2 माइनस 1 हो गया। क्लियर है? तो क्या आ गया, a आ गया। a क्या था अपना, बोलो इनिशियल कॉन्संट्रेशन की बात हो रही थी, तो t हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कितना आ जाएगा, बोलो 1 बाय a नॉट आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये 1 बाय a नॉट हो गया। मालूम ये पड़ रहा है, मालूम ये पड़ा कि t हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्संट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। ये सेकंड ऑर्डर के लिए मालूम किया।
अगर मालूम करते हैं हम इसके लिए, बोलो फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा, बराबर है क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। इनसाइड द ब्रैकेट लिखता हूँ, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, बराबर है। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 1 लिख दिया मैंने, बाय ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 का पावर कितना हो जाएगा, ए का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये मैंने मेंशन कर दिया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2, 4 - 1 कितना हो गया, 3, 3 बाई का हो गया, ए स्क्वायर हो गया, क्लियर है। यानी टी हाफ इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर कंडीशन के लिए 3 बाय क्या हो जाएगा, 2 ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर जब लो, ए नॉट का स्क्वायर। ये यहाँ तक हम लोगों ने टी हाफ ऑफ थर्ड ऑर्डर कंडीशन भी देख लिया। तो ये जनरल फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कभी भी कोई भी क्वांटिटी मालूम करने के लिए बोल दे तो कोई टेंशन नहीं है, हाफ लाइफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दोनों क्या कर सकते हैं आप लोग, डिराइव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट नोट मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, वो नोट क्या हो गया, एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n half life, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n half lives, क्लियर है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n half lives इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, concentration of A naught बाय 2 रेज़ टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी जो भी हाफ लाइफ रहेगी, जितनी भी टाइम्स हाफ लाइफ लोगे वो n की वैल्यू हो जाएगी। n क्या हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्या है, लेफ्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स का फार्मूला क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A naught बाय 2 रेज़ टू कितना हो गया, n हो गया। यहाँ पर खत्म। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करता हूँ, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, क्लियर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 4 क्या है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ग्राफ जो होती है वो किसकी होती है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, बराबर। सबसे फर्स्ट ग्राफ जो होती है क्या होती है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, ये कौन सी एक्सिस ले लिया मैंने, y एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस होगी, x। y एक्सिस पे ले लिया मैंने रेट, और एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, कंसंट्रेशन। रेट का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट, क्लियर है। ये मिल गया हम लोगों को। सेकंड देखता हूं मैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, की ग्राफ। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जब ग्राफ देखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ 1/80 देखेंगे, क्लियर ही नहीं क्लियर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ 1/80 देखेंगे वर्सेस किसके, बोलो टाइम के, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम लोगों को ऑब्टेंड होती है वो ग्राफ इस तरह से होती है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्लियर है। यहाँ से ओरिजिनेट होगी 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, टाइम टी ले लिया, समझ रहे थे नहीं, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, टाइम टी ले लिया। तो ये ग्राफ इसको बता रही है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब क्या बचा, हाफ लाइफ बचा, क्लियर। तो हाफ लाइफ की ग्राफ अभी देखना है। अच्छा, हम लोग कौन से ऑर्डर की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे थे, इसलिए रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर टाइम्स के 1/80 हो गया ये। और यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट की c की वैल्यू मिलेगी, वो c की वैल्यू कितना मिल जाएगी हम लोगों को। तो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वो 1 बाय कितना मिल जाएगा, बोलो a नॉट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, बोलो 1 बाय a नॉट। आगे चलते हैं हम लोग, तो थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा, थर्ड जो हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए, तो क्या होगा, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग। तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ए नॉट हो गया, दिख रहा है। तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो अपने वो कैसे दिखाई देगा, टी हाफ, और यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ये रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है।
कैसा होता है, डायरेक्ट। क्लियर कि नहीं क्लियर है, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अभी इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो इसके बाद चलेंगे तो किसके लिए मिलता है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं बोलो, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बात करेंगे। तो इन ग्राफ्स को देखकर आप थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एक मरतबा देखकर, एनालिसिस कर लो अपने माइंड में कैसा होना चाहिए, एक बार देख लो आप लोग। क्लियर है, तो जैसी ग्राफ ये थी वैसी ग्राफ इसकी भी रहेगी। क्या हो जाएगा पहला, सबसे फर्स्ट रेट वर्सेस क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने रेट ले लिया और यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन। बस यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था इसलिए पावर कितना था, 2 था। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है इसलिए क्या हो जाएगा, ए का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड ग्राफ हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हो जाएगा बोलो, 1/80 वर्सेस क्या हो गया, टाइम हो गया। तो 1/80 वर्सेस टाइम आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपकी ग्राफ किस तरह से बन जाएगी, ये ग्राफ हो गई। क्लियर है, यहाँ पर क्या ले लिया, 1/80 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या ले लिया, टाइम t ले लिया। ग्राफ जो होगी वो यहाँ से ओरिजिनेट होगी और यहाँ पर जो सी इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी, 1/a0 मिल जाएगी। यहाँ पर स्लोप कितना है, k है। क्लियर है, और यहाँ पर भी स्लोप कितना था, m = k था, यहाँ पर भी स्लोप k थी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो क्या मिलता है, t हाफ। थर्ड t हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टी हाफ ले लिया मैंने y एक्सिस पे, टी हाफ आ गया कहाँ पर बोलो, y एक्सिस पे, और कंसंट्रेशन कहाँ पर आ गया, x एक्सिस पे। क्लियर ही नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर जो रहेगा ये 1/a0 रहेगा, क्या रहेगा, 1/a0 मेंशन करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूले में हम लोगों ने ड्राइव किया था। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो ये भी 1/a0 रहेगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसके हम समझ नहीं नहीं। यहाँ पे हम लोग देते हैं 1/a0, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 है ना, नहीं 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पर ऑर्डर क्या था, 2 था, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर कितना था, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ग्राफ कहाँ से ओरिजिनेट होगी, ओरिजिन से ओरिजिनेट हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होता है, वाइंड अप होता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों ने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सब देख लिया, हाफ लाइफ भी देख लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, जनरल एक्सप्रेशंस थे वो भी मैंने आपको बता दिया। आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका क्या मिले, बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर द वॉचिंग।